नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि DMLT फर्स्ट ईयर बैच 2018-19 और प्रथम वर्ष रिमांडेड एग्ज़ाम सत्र 2015-16, 16-17, 17-18 के जो एग्ज़ाम हैं वो 22 फरवरी से RPMC के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और आज कल ही एक नोटिस जारी हुआ है कि आज से यानी कि 15 फरवरी 2021 से आप अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं। RPMC की वेबसाइट पर वो अवेलेबल हैं और आपके कॉलेज के पोर्टल पर भी वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड गेन कर लें ताकि आपको पता चल सके कि जो आपका सेंटर है वो कहाँ पर है, और एक बार उस सेंटर के बारे में भी नॉलेज ले लें, क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले आप उसे ढूंढना स्टार्ट करें और हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर ही मिले। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एडमिट कार्ड्स को गेन कर लें और उनको अच्छे से समझें। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो उनको भी अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं आज के वीडियो को लेकर के। तो आज का वीडियो है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर। आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से जो डोनर आता है आपके पास में कलेक्ट करने के लिए, आपके पास में कोई भी डोनर, कोई भी पेशेंट, कोई भी अगर वॉलेंटियर जो है वो चाहता है अपना ब्लड डोनेट करना, तो आप किस प्रकार से उसे कलेक्ट करते हैं ब्लड को। आज का वीडियो उस पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड है। इसके आज के वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, इसके अंदर अपन को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं डोनर के लिए, अपन किस प्रकार से उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में पेशेंट या डोनर को या वॉलेंटियर को अपन क्या क्या इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चलिएगा, फर्स्ट हेडिंग लगा लें सबसे पहले आप, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर, और इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट। देखिएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर से, वो है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होता है उसको अपन देखेंगे, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक रिक्वायरमेंट। किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो देखिएगा, ब्लड डोनेशंस करने से पहले उस डोनर से हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए वो देखिएगा। और फर्स्ट पॉइंट देखें, बिफोर द कलेक्शन, कलेक्शन से पहले ऑफ ब्लड के, इट इज़ नेसेसरी टू फिल अ फॉर्म, ये आवश्यक होता है कि वह एक फॉर्म को भरे। ठीक, नेसेसरी टू फिल अ फॉर्म विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग डाटा ऑफ द डोनर, जो कि इस डाटा को क्या होना चाहिए, उस फॉर्म के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अब वो क्या है, नेम ऑफ डोनर, सबसे पहले तो उस डोनर का नाम लिखना है कि कौन उसको डोनेट कर रहा है। एज ऑफ डोनर, डोनर की एज क्या है। नेक्स्ट, सेक्स ऑफ डोनर, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। सेकंड, एड्रेस ऑफ डोनर, वो डोनर जो है वो कहाँ का रहने वाला है उसके बारे में पता होना चाहिए। और डेट ऑफ डोनेशन, और वो किस दिन उसे डोनेट कर रहा है उसका भी वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। कंसेंट ऑफ द डोनर फॉर ब्लड डोनेशन, और उसी के अंदर इंक्लूड होता है कि आप ये जो ब्लड दे रहे हैं वो अपनी सहमति से दे रहे हैं या नहीं। सेकंड है सिग्नेचर ऑफ द डोनर, सिग्नेचर कराने होते हैं उस फॉर्म पर ताकि उसे क्या किया जा सके, अप्रूव माना जा सके। और ये जो होती है दोस्तों, ये होती है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। इसको इसलिए फॉर्म को फिल कराया जाता है ताकि उसके बारे में हमें पता चल सके, अगर भविष्य में उसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कुछ कंसल्ट किए जाते हैं या फिर ब्लड के बदले ब्लड दे दिया जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसी के अंदर कि कौन कौन से बैग का अपन यूज करते हैं। अपन प्लास्टिक बैग्स के अंदर कितना कितना ले सकते हैं वो बात करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, आपका सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर, पॉइंट जो है वो है टाइप ऑफ कंटेनर्स यूज फॉर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के लिए अपन कौन कौन से कंटेनर्स का यूज करते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक पैक या बैग, दोनों बात एक ही है, इनका अपन यूज करते हैं। यानी कि डिस्पोजल प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनका अपन यूज करते हैं। अब देखिएगा कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है।
प्लास्टिक बैग्स ऑफ 350 ml for collection of 350 ml of blood with 49 ml of anticoagulant। क्लियर? यानी कि जो बैग होते हैं वो दो प्रकार के बैग माने जाते हैं इसके अंदर, 350 ml को कलेक्ट करने के लिए और 450 ml को कलेक्ट करने के लिए। 350 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो उस बैग के अंदर 49 ml एंटीकोगुलेंट आपको क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है, उसके साथ ही अपन 300 ml को 350 ml को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये है प्लास्टिक बैग ऑफ 450 ml फॉर कलेक्शन ऑफ 450 ml ऑफ ब्लड विद 63 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपको 350 ml ब्लड कलेक्ट करना है किसी बैग के अंदर तो उस बैग के अंदर 49 ml क्या होना चाहिए, एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। अगर आपको 450 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो उसके लिए कितना एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, 63 ml एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। अब थोड़ी सी अपन बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, उससे पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे इसके एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, क्या क्राइटेरियाज होते हैं एंटीकोगुलेंट को सेलेक्ट करने के। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जो अपन एंटीकोगुलेंट्स को जो अपन यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको एंटीकोगुलेंट का जब एक टॉपिक पढ़ाया था तो सारी बातें बताई थी, सीपीडी, एपीटी, कौन कौन से अपन सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है सेलेक्ट करने का एंटीकोगुलेंट्स का। तो वो देखना, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि हमें उन एंटीकोगुलेंट्स के अंदर क्या क्या गुणवत्ताएं देखनी चाहिए, तब उनका हमें यूज करना होगा किसके लिए, ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट शुड इफिशिएंटली प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए एंटीकोगुलेंट के अंदर, उसके अंदर ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक क्या कर सके, ब्लड को क्लॉट होने से बचा सके। सेकेंड है, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस एनी डिलेटेरियस इफेक्ट्स ऑन द रेसिपिएंट, यानी कि जो ग्रहण करने वाला है इस ब्लड को, उस एंटीकोगुलेंट की वजह से उसको कोई हानि ना पहुंचे, उसको कोई टॉक्सिक्स या फिर डिलेटेरियस कोई भी इफेक्ट प्रोसेस नहीं होना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर इस ब्लड को गेन करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड हेल्प टू इंक्रीज, इसे ये ऐसा होना चाहिए कि ये इंक्रीज कर सके स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टेड ब्लड, किसकी स्टेबिलिटी को, जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है उसकी स्टेबिलिटी को ये क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। व्हेन स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स, जब हम अपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उस कलेक्टेड ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस समय इस एंटीकोगुलेंट का काम वहाँ ये होना चाहिए कि इसकी क्या बढ़ा दे, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक है, ये क्राइटेरियाज आपको देखने होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोसीजर, कि किस प्रकार से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट हेडिंग कलेक्शन का प्रोसीजर। चलिए देखिएगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपका इसके अंदर आता है ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर, यानी किस प्रकार से अपने को इसको कलेक्ट करना होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द डोनर हैव अ लाई, डोनर को हमें लिटाना है डाउन, इंश्योर ऑल accepting condition and do vein puncture with a sufficient large needle gauge of 15 to 16. Keep the collection bag lower from the level of arm to allow to elbow gravity flow the blood, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब आप समझें तो इतना सा है कि उस डोनर को आपको लिटाना है किसके पहले, इससे पहले जो ऑल कंडीशंस को आपने उसको बताया था उसको एक्सेप्ट कर करके उसे उसको लिटाना है। लिटाने के बाद में उसको वेन पंक्चर करना है विद सफिशिएंट लार्ज निडल गेज, यानी 15 to 16 उसका गेज होना चाहिए, और उसको लिटा करके उसकी एल्बो से नीचे की तरफ लेवल ऑफ कलेक्शन साइट, यानी कि कलेक्शन साइट के लेवल से नीचे की साइड में उस बैग को रख देना है, ताकि उसका जो ग्रेविटी फ्लो है उसके कारण जो उसका जो ब्लड है वो बैग के अंदर पहुंच जाए। ठीक, सेकेंड पॉइंट होता है फॉर स्टेनिंग ऑफ ब्लड फ्लो अप्लाई ब्लड प्रेशर कुफ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से अपन ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं,
ऑन द आर्म, डोनर ऑन द आस्क हिम हर टू क्लेंच एंड अनक्लेंच हिज हर फिस्ट। ये क्या होता है? FIST, फिस्ट। फिस्ट होता है दोस्तों आपकी इस मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट, यानी कि ब्लड डोनेशन के दौरान आपको इनको क्लंच करना है और अनक्लंच करना है ताकि कुफ पर सफिशिएंट प्रेशर बन सके और ब्लड आपका फ्लो आसानी से कर सके। नेक्स्ट है व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड हैज कलेक्टेड देन आल्सो कलेक्टेड ब्लड इन 2 to 3 वाइल्स फॉर ब्लड टेस्टिंग। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 वाइल्स के अंदर आपको ब्लड टेस्ट के लिए भी ब्लड को कलेक्ट करना होता है। सेकंड, विड्रॉ द निडल फ्रॉम द वेन। अब इस निडल को क्या करना है? आपको वेन से निकाल देना है और निकालने के बाद में एंड अप्लाई प्रेशर ऑन द पंक्चर साइट। और जहां आपने निडल को लगाया था यानी कि जहां आपने पंक्चर किया था वहां से आपको क्या करना है? प्रेशर जनरेट करना है। किसके द्वारा? कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब के द्वारा। क्यों करना है? ताकि वहां उसका क्लॉट बन जाए और ब्लड का फ्लो रुक जाए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है डू नॉट लेट द डोनर गेट अप इमीडिएटली एंड से हिम टू रेस्ट 4 to 5 मिनट्स। अब देखिए इस वाली जो लाइन को आप अगर किसी लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो आपको कलेक्शन के समय भी आपको पता चल गया होगा। ये तो माइन्यूट अमाउंट में अपन कलेक्शन करते हैं, 5 से 6 ml ब्लड को अपन कलेक्ट करते हैं अपनी लेबोरेटरीज के अंदर। तो कई बार क्या होता है उस 5 से 6 ml ब्लड को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही पेशेंट गेटअप होता है यानी कि खड़ा हो जाता है तो इमीडिएटली उसको चक्कर आने लगते हैं, यानी वो गिडिंग फील करने लगता है। और उसका एक ही रीजन होता है कि जब तक बॉडी उस ब्लड लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाती है और उससे पहले ही आप स्टंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये चीज़ यहाँ पे भी है, डू नॉट लेट द डोनर गेट अप इमीडिएटली। उसे तुरंत खड़ा नहीं होने देना है एंड से हिम टू रेस्ट 4 to 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने को भी बोलना होता है। सेकंड होता है सो दैट बॉडी में एडजस्ट टू हिज ब्लड लॉस, दिस ब्लड लॉस, यानी कि जो आपने ब्लड को कलेक्ट किया है उस ब्लड के लॉस को अपनी बॉडी एडजस्ट कर ले। इसलिए उस पेशेंट को इमीडिएटली खड़े ना होकर के 5 से 6 मिनट का टाइम उसके लिए दें ताकि वो आराम से खड़ा हो सके और उसकी जो बॉडी है वो एडजस्ट कर सके उस ब्लड लॉस को। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है आफ्टर सम नरिशिंग ड्रिंक्स। नरिशिंग ड्रिंक्स का मतलब है जो कि आप फ्रूट वगैरह देते हैं या फिर कोई ड्रिंक जूस वगैरह उसके लिए पिला करके इट द बेस्ट मी टू से थैंक्स, और उसको धन्यवाद कह करके उसको क्या करना है? आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद में ब्लड का प्रोसीजर करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद उसको कुछ इंट्रैक्ट भी दिए जाते हैं कि आप अब इन टाइम तक ये चीज़ें ना करें। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब अपन बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी के अंदर पॉइंट है इंट्रैक्शन टू द डोनर आफ्टर ब्लड डोनेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन टू द डोनर आफ्टर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के बाद में उस डोनर को क्या इंटरेक्ट करना होता है आपको उसको समझें। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, डू नॉट स्मोक फॉर 30 मिनट। 30 मिनट तक आपको स्मोक नहीं करना है। अगर वो डोनर स्मोक करता है तो उसको बताना है कि सर आपको 30 मिनट तक यानी कि हाफ एन आवर आपको स्मोक को अवॉइड करना है। क्लियर? डू नॉट ड्राइव अ व्हीकल फॉर 2 आवर्स। अगर वो ड्राइव करके जाता है तो उसको मना करना है कि सर आपको 2 आवर्स से पहले किसी भी व्हीकल को ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी पहले की तरह नहीं हो जाती है तब तक उसे ये काम नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक मोर फ्लूइड देन यूजुअल फॉर द नेक्स्ट 12 आवर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ्लूइड टेक करना चाहिए 12 घंटा तक। ठीक है? अवॉइड स्टेनियस एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आपको 24 घंटे के लिए अवॉइड करना है, यानी उससे पहले आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। कुछ यही होते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस। और उसको अगर ब्लड अगर वहाँ से फ्लो हो रहा है तो आपको पता है 2 से 3 मिनट तक आपको उसको क्या करना होता है? प्रेशराइज करना होता है कॉटन स्वैब की सहायता से, तब आपका ब्लड रुक जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर। अपन ने बात की थी सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, फिर इसके बैक के बारे में बात की थी, फिर इसके एंटीजेंस के बारे में बात कर ली, उसके बाद में आपके प्रोसीजर के बारे में बात की थी, और उसके बाद में हमने बात कर ली
इंस्ट्रक्शंस की। ठीक, ये होता है आपका पूरा का पूरा ब्लड कलेक्शन। ब्लड बैंकिंग का ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कई बार इसको 10 नंबर में पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लें। अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा और मैं आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को क्या प्रॉब्लम है। और कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज नहीं हो पा रहे हैं। डियर, आप पर्सनल टेलीग्राम पर मेरे पर मैसेज करें। ग्रुप को मैंने इसलिए नहीं खोल रखा है कि उससे क्या है, कई स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, चैट्स करते हैं, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। कई सारे मैसेज एक साथ आते हैं तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो काम की बात है वो मैं खुद मिस नहीं करता हूं, उसको सबसे पहले वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। चलिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।